सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को। दोस्तों, यहाँ पर आज हम आप लोग के राजन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। राजन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है बहुविकल्पी अतिलघु उत्तरी हम सभी क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आज से बहुविकल्पी क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं इस विषय के, तो आप ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। और दोस्तों, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे हुए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा सभी क्वेश्चंस को। और ये जो पेपर है आपका, ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर है। इसमें अगर आपको आंसर अच्छे से याद है तो आसानी से आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही इजी है, आप अच्छे से देखते जाइएगा और आपको सभी क्वेश्चन अपने आप समझते हुए जाएंगे। और इसका नोट्स अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है, नोट्स बना करके, हैंड रिटन नोट्स आप लोग दोस्तों देख सकते हैं हमारे चैनल पर। सभी विषयों का हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया। हर एक विषय के प्लेलिस्ट में आप जब क्लिक करेंगे उस प्लेलिस्ट की लिंक पर, तो आप देखेंगे कि उस विषय के जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं सभी वीडियोस खुल करके आ जाएंगे। चाहे क्लासेस की वीडियोस हो, आपको सबसे पहले क्लासेस की ही वीडियोस मिलेंगी, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको राजन सीरीज पवन सीरीज के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इतने सुव्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने पढ़ाया है कि आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया। 10+2+4, 10+2+3, 10+2+2 या फिर 10+2+1। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हमारे देश में 10+2+3 की संरचना अभी तक चलते हुए आ रही थी। अभी इस साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है तो ये संरचना उसमें नहीं है, लेकिन जब तक वो लागू होगी तब तक अभी तक हमें इसे ही मान करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, वो 10+2+3 का ही दिया था, यानी कि हाई स्कूल, उसके बाद 2 साल का इंटरमीडिएट, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? सर्वोदय विद्यालय, व्यवहारिक शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम या फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई। जो ऑप्शन द है ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की अगर मैं बात करूं तो 19 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, दोस्तों 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें इसके बारे में बताया गया, इसके बारे में एक योजना बनाई गई। और 1987-88 में, 1987 और 1988 में ये योजना धीरे धीरे प्राथमिक विद्यालयों में लागू भी हो गई, इसको लागू भी कर दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का क्रियान्वयन कब से स्टार्ट हुआ, तो 1987 और 1988 से ये स्टार्ट हो गया था प्राथमिक विद्यालय में। और इसमें क्या था, इसमें यही चीज था कि प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं हो, जैसे कि हर एक क्लास में ब्लैक बोर्ड होना जरूरी है। बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को पढ़ाया है, आप सभी लोग को पता है, जो भी प्रशिक्षु पहले क्लासेस कर चुके हैं उनको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना या मिड डे मील योजना या संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, स्कूल रेडीनेस अभियान, इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने क्लासेस में पढ़ाया है। आप सभी लोगों को पता भी है कि जिसने केवल क्लासेस अटेंड कर ली है उनको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही देन है, आप याद रखिएगा। तो मूलभूत सुविधाओं का मतलब है कि स्कूल में कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, स्कूल में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो होनी चाहिए। यही था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसीलिए इसका नाम ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्कूल चलो अभियान अंग है साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, निरक्षरता का या मुक्त विद्यालय शिक्षा का? दोस्तों, स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का ही अंग है, तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, भवन बनवाना, खेलकूद कराना, परीक्षा कराना। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन अ, प्राथमिक स्कूलों में यानी कि प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, जो कि मैंने अभी आगे आपको बताया है कि प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं ही, जो भी वहां पर जितनी जरूरतें हैं कम से कम वो सुविधाएं तो जरूर स्कूल में होनी चाहिए। यही है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या प्राथमिक बालिका शिक्षा से। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो शिक्षा है ये प्राथमिक विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाएं इसमें पढ़ती हैं और उन्हें रहने की भी सुविधा दी जाती है और वहां पर वो आराम से रह भी सकती हैं। खाना पीना सब उनका स्कूल में ही होता है और वहां पर ही उनको पढ़ाई भी करनी होती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन द, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, यानी कि लड़कियों को ही यहाँ पर शिक्षित किया जाता है। केवल और केवल लड़कियों के लिए ही ये स्कूल बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। मार्च 1992 में, अप्रैल 1992 में, जनवरी 1994 में या अप्रैल 1994 में। राइट आंसर है ऑप्शन अ, मार्च 1992 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले, किंग जॉर्ज, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, जब मैंने लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आप लोगों को पढ़ के सुनाया था तो उसमें बताया था इस चैप्टर में कि किस तरीके से लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत के बारे में बताया था। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि समाज के उच्च वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हीं लोगों से जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो छन छन करके समाज के निचले स्तर तक पहुंचे। ऐसी सोच थी लॉर्ड मैकाले की। यहाँ पर वही चीज कही गई है कि बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। ये लॉर्ड मैकाले का ही कथन था। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। एक पढ़ाए एक पढ़ाए दो, दो पढ़ाए एक या सब पढ़ाए सब। दोस्तों, संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक, और ये क्वेश्चन आप देखिए 2015 में पूछा गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य आपने देख लिया, एक पढ़ाए एक। और सर्व शिक्षा अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? आप सभी को पता है, प्राइमरी स्कूल में एक पेंसिल बनी होती है, उस पर दो बच्चे बैठे होते हैं, लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान और ठीक नीचे लिखा होता है सब पढ़े सब बढ़े। तो सर्व शिक्षा अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? सब पढ़े सब बढ़े। और संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक पढ़ाए एक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई। दोस्तों, डाइट की भी स्थापना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, 1986 की शिक्षा नीति द्वारा। तो चाहे डाइट की स्थापना हो, चाहे ब्लैक बोर्ड योजना हो, ये सभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माध्याह्न योजना। मध्याह्न योजना यानी कि मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 1990, 1 सितंबर 2004, 15 अगस्त 1995 और 20 जनवरी 2001। दोस्तों, मिड डे मील योजना का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 से और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, 15 अगस्त तो डेट रहेगी, बस यहाँ पर 1995 कर लेना है मिड डे मील योजना के लिए। ठीक है। और दोस्तों, स्कूलों में खाना बनना कब से शुरू हुआ? क्योंकि 1995 में तो बच्चों को गेहूं और चावल मिल जाता था, स्कूल से गेहूं मिल जाता था कुछ। तो ये स्थिति धीरे धीरे देखी गई कि बहुत सारे बच्चों के माता पिता उन अनाजों को बेच करके पैसे लेकर के उसका उपयोग कहीं और कर देते थे। बच्चों को उसके लिए कुछ मिलता ही नहीं था खाने के लिए। तो दोस्तों, ये देखा गया तो फिर सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम स्कूल में ही खाना बनवाएं। तो जब स्कूल में सरकार ने खाना बनवाना शुरू किया तो देखा गया कि बच्चों की नामांकन में वृद्धि होने लगी, बच्चों की संख्या अधिक होने लगी स्कूल में। तो दोस्तों, जो मिड डे मील योजना है ये प्रारंभ की गई थी 1995, 15 अगस्त 1995 को, और स्कूलों में खाना बनना शुरू हुआ 2004 से। ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देखिए 15 और 16 में लगातार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटी का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में। राइट आंसर है ऑप्शन सा, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की जो शिक्षा है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है और ये सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 21 ए में या 21 का में। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई के रटंत प्रणाली से मुक्त करना,
पढ़ाई को रटंत प्रणाली से क्या करना है, मुक्त करना है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो या उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग देता है राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर राज्य एवं ग्राम पंचायत। दोस्तों जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है। जैसे कि मिड डे मील योजना है उसमें भी दोनों सरकारों का योगदान होता है। तो जितनी भी योजनाएं आप देखोगे चलाई जाती हैं सरकारी, जो भी सरकारी विद्यालयों में, इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, केंद्र और राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 15 है देश में संविधान लागू किया गया। देश में संविधान कब लागू हुआ, आप सभी लोग को पता है 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, आप सभी को पता है। और ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया 2015 में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कब किया गया पूरे देश में? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 8 अप्रैल 2011 को या 5 अप्रैल 2009 को? 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में इसे स्वीकार किया गया मौलिक अधिकार के रूप में। तो याद रखिएगा आप, 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। समाजीकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण या फिर विद्यालयीकरण। दोस्तों शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना सार्वभौमिकरण कहलाता है। कोई भी योजना है जो सभी लोगों तक अगर पहुंच रही है, समाज के सभी वर्ग तक पहुंच रही है, चाहे कोई किसी भी वर्ग से, किसी भी समूह से, किसी जाति धर्म से आता हो, अगर सभी तक वो चीज पहुंच रही है तो उसका सार्वभौमिकरण हो गया, हम यही कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना या शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। दोस्तों बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। ठीक है, यानी कि जो भी शिक्षा के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में, उनका सही प्रकार से क्रियान्वयन हो। लेकिन यहाँ पर बेसिक शिक्षा की बात हो रही है तो केवल कक्षा 1 से 5 तक की जो भी योजनाएं बनती हैं बच्चों के लिए, उन योजनाओं में कितना क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन्हीं के विषय में यहाँ पर बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, आंगनबाड़ी योजना या शिक्षा गारंटी योजना। इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? 40, 32, 14 या फिर 60? राइट आंसर है ऑप्शन सा 14%। क्वेश्चन नंबर 21 है विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है वार्तालाप से, पठन अभ्यास से, सृजनात्मक क्रियाकलापों से या मानसिक अभ्यास से? राइट आंसर है ऑप्शन सा सृजनात्मक क्रियाकलापों से। क्वेश्चन नंबर 22 है सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा से संबंधित है और 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आप सभी लोग को पता है हर बालक का अधिकार है। तो ऑप्शन द जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15 और 16 में लगातार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? दोस्तों चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की लड़कियां हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की लड़कियां हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियां हो, तो इसीलिए ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी वर्गों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा या फिर ग्राम पंचायत द्वारा। अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं खासकर शिक्षा से रिलेटेड उसमें मैक्सिमम यही होता है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों का योगदान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 25 है कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद? राइट आंसर है ऑप्शन आ 5 वर्ष के बाद, यानी कि हर 5 वर्ष के बाद एक बार फिर से जो भी पाठचर्या बनाई गई है बच्चों की उस पर एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाता है कि क्या इसको और अच्छा हम कर सकते हैं, इसमें क्या और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम का या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था
1920 में, 1937 में, 1942 में या 1947 में? दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा सम्मेलन में बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। और आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ही बेसिक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं या फिर बुनियादी शिक्षा के जनक भी कहे जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, 2016 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर यशपाल या डॉक्टर राधाकृष्णन? राइट आंसर है ऑप्शन अ, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए? प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय या पूर्व प्राथमिक विद्यालय? दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को देना है कि आप लोगों के अनुसार क्या सही होगा। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया कि किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, ह्रास की समस्या से आशय है। ह्रास और अवरोधन, ये दोनों ही मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया है और बहुत ही अच्छे से बताया है कि ह्रास का मतलब क्या होता है और अवरोधन का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ह्रास का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ह्रास का मतलब होता है कि कोई बच्चा स्कूल आ रहा था, ठीक है। इसको हम अपव्यय भी कह सकते हैं और ह्रास तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन अपव्यय भी कह सकते हैं। अपव्यय मतलब व्यय हो जाना। बच्चा स्कूल आया और कुछ दिन बाद वो अचानक से स्कूल से गायब हो गया, मतलब वो स्कूल आना ही बंद कर दिया। तो इस तरीके से उसने क्या किया, कक्षा 3 में मान लीजिए वो बच्चा पढ़ रहा था, उसके बाद उसने स्कूल आना ही बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना कहलाता है ह्रास। और अवरोधन क्या होता है, बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है, वो कक्षा 3 में ही पढ़े जा रहा है, अगले साल भी वो पास नहीं कर पा रहा है, बार-बार वो एक ही कक्षा में रह जा रहा है, तो ये हो गया अवरोधन। तो आप याद रखिएगा, अपव्यय और अवरोधन या ह्रास या अवरोधन। दोस्तों, ह्रास और अपव्यय एक ही होते हैं, बस अवरोधन अलग है इससे। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, पटेल एक्ट संबंधित है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणात्मक वृद्धि से या पूर्व प्राथमिक शिक्षा से? राइट आंसर है ऑप्शन सा, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणात्मक वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना और कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। राइट आंसर है दोस्तों, पाठचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि एनसीएफ 2005 में ये सब चीजें बताई ही गई हैं कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, बच्चों को बाहरी दुनिया के ज्ञान से जोड़ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था दोस्तों 16 मार्च 1910 को, 20 मार्च 1911 को, 16 मार्च 1911 को या फिर 20 अप्रैल 1910 को? राइट आंसर है ऑप्शन सा, 16 मार्च 1911 को। क्वेश्चन नंबर 33 है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रस्ताव किसने रखा? दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? राइट आंसर है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से या फिर वुड के आदेश पत्र से? राइट आंसर है 1813 के आज्ञा पत्र से। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिक्षा आयोग 1964 से लेकर के 1966 के अध्यक्ष थे। दोस्तों, शिक्षा आयोग 1964 से लेकर के 1966 तक के अध्यक्ष थे डॉक्टर श्री डी.एस. कोठारी। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन आ में डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर दिया हुआ है, ये माध्यमिक शिक्षा के अध्यक्ष थे, आप सभी लोगों को पता है 1952 में बना था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री डी.एस. कोठारी जी क्या थे? अध्यक्ष थे शिक्षा आयोग 1964 से लेकर के 1966 के। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में? राइट आंसर है ऑप्शन बा, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था 2004 से। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है,
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई? केरल राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन आ, केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा आप सभी को पता है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक होती है, लेकिन यहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से लेकर के 6 वर्ष तक होती है, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, यशपाल समिति का गठन कब किया गया? ये है क्वेश्चन नंबर 40। 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? यशपाल समिति का गठन किया गया था 1992 में, तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बीजी खेर या फिर एस.के. सिन्हा? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, बीजी खेर। क्वेश्चन नंबर 42 है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन को कम करना या कुपोषण की समस्या को दूर करना। दोस्तों, यहाँ पर ये जितने भी कारण बताए गए हैं ये सभी पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य ही हैं। पोषाहार वितरण योजना का ही उद्देश्य है कि बच्चों का ठहराव हो, स्कूल में वृद्धि हो, नामांकन में, बच्चों को स्वस्थ भी बनाएं, पुष्ट भी बनाएं, बच्चों का अपव्यय और अवरोधन भी कम हो, यानी कि बच्चे स्कूल में रुके, बच्चे स्कूल से भाग ना जाएं। तो ये सभी चीजें थी। और जब बच्चे अच्छा खाना खाएंगे, स्कूल में मिड डे मील बढ़िया खाएंगे, तो कुपोषण की समस्या भी दूर होगी। तो यहाँ पर ये सभी उद्देश्य ही है पोषाहार वितरण योजना के। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जो उद्देश्य नहीं है, तो इसीलिए ये सारे ही ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही है। ये सभी पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य में आते हैं, तो कोई ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं जिसमें पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य है ये सभी। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन सा, लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1901 में किया गया था शिमला शिक्षा सम्मेलन, आप याद रखिएगा। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1970 में, 1975 में, 1976 में या 1980 में? राइट आंसर है ऑप्शन सा, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1950, 1988, 1948 या 2000? राइट आंसर है ऑप्शन बा, 1988 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई 5 अक्टूबर 1993 से, 20 जनवरी 1995 से, 31 नवंबर 2000 से या फिर 17 मई 1993 से? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन द, 17 मई 1993 से। क्वेश्चन नंबर 47 है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो कहलाता है अवरोध, पृथक्करण, ह्रास या फिर विभाजन? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा प्राथमिक शिक्षा ले रहा है, वो कक्षा 3 का, कक्षा 4 का छात्र है और अचानक से उसने विद्यालय छोड़ दिया, तो विद्यालय छोड़कर जाने को हम ह्रास कहेंगे या फिर अपव्यय कहेंगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सा है ह्रास, ये बिल्कुल सही है, अपव्यय ऑप्शन में दिया नहीं है। और अवरोधन भी मैंने आपको बताया, जब बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल हो जाता है, एक ही कक्षा में बार बार रह जाता है, तो वो होता है अवरोध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए। अगर आप समझ लेंगे तो गलती नहीं होगी एग्जाम में आपसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष से 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? राम मूर्ति, डॉक्टर राधाकृष्णन, डी.एस. कोठारी या फिर श्री यू.एन. ढेबर? राइट आंसर है ऑप्शन द, श्री यू.एन. ढेबर। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी या फिर आचार्य राममूर्ति? राइट आंसर है ऑप्शन बा, दुर्गाबाई देशमुख। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है गूंगों को, बहरों को, अंधों को या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सा, अंधों को। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्तों प्रारंभ किया गया सन 1997-98 में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 तक आज आपने किया। इसके बाद सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और फिर थर्ड पार्ट, यानी कि 3 पार्ट में आपके
सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे सेकंड पेपर के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करिए दोस्तों, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जहाँ पर भी लगे आपको इस वीडियो की ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स को भी कॉलेज ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक हमारी वीडियोज़ पहुँचें और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई-बहन हमसे जुड़ें और हमारी वीडियोज़ का लाभ ले सकें। ये सब मेहनत आप लोगों के लिए ही हो रही है, बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो जरूर शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि इतनी मेहनत हम करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक हम पहुंच पाएं, हमारी वीडियोस पहुंच पाएं। और आगे चल करके आप सभी को पता है हम यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं आप लोगों को। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और अपने सभी समस्याओं को, जहाँ पर कोई भी दुविधा हो, हमसे पूछते रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता है और लगातार करता रहेगा। तो एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोग सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं साइड में आई बटन पर क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर। जय हिंद दोस्तों।